हेलो दोस्तों। तो अब हम अपने पॉलिटी फर्स्ट मॉड्यूल के लास्ट चैप्टर पर आ गए हैं, जहां पर हमने ऐतिहासिक क्रम से, जो कि हमने रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू किया था, वहां से स्टार्ट करके हमने फिर प्रस्तावना देखी। उससे पहले हमने संविधान के निर्माण के बारे में ब्रीफ में देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि संघ और राज्य क्षेत्र, फिर नागरिकता संबंधी प्रावधानों और मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, साथ ही में दिशा निर्देश, यहाँ तक का हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे जो इस मॉड्यूल में और शामिल है वो है हमारा संविधान का संशोधन और मूलभूत ढांचे। ये दोनों बहुत शॉर्ट टॉपिक हैं और इसको हम बहुत मतलब आपको बहुत ज़्यादा इसमें मतलब ध्यान उस तरीके से नहीं देना है, या उतना आर्टिकल जैसा नहीं है कि जैसे हमने डीपीएसपी को देखा था कि उसमें कितना ब्रॉड था, उसमें आर्टिकल ही आर्टिकल थे। या मौलिक अधिकार के बारे में बात करें तो वो कहीं ना कहीं लंबे चैप्टर्स थे। अब हम जो इस संविधान के संशोधन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये मेनली जो है हमारा जो है, क्योंकि सारी चीज़ें के जिन चीज़ों को अभी तक पढ़ाया वो कहीं ना कहीं से ली गई थी, या अगर ली गई थी तो उनके बारे में भी हमने जाना। कि जैसे डीपीएसपी के बारे में देखा कि जो राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे, और आयरलैंड में वो पद्धति स्पेन से ली गई थी। उसी प्रकार मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका संविधान, जो है अमेरिकी संविधान से लिए गए थे, उसके जो मूल्य हैं। उसी तरह अब हम अगर संविधान संशोधन के बारे में बात करें कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है, ये जो है मूलतः दक्षिण अफ्रीकी संविधान से ली गई है। और इसका संशोधन का प्रावधान इसलिए रखा गया था क्योंकि समाज जो है समय समय पर बदलता रहता है और परिस्थितियां भी समान नहीं रहती। तो अगर जो इसी प्रकार कानून को अगर अपडेट नहीं किया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से रूढ़िवादी हो जाएगा, या वो समाज को, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक परिदृश्य हो, सभी में कहीं ना कहीं समाज को पीछे ले जाने वाला हो जाएगा। तो इसीलिए संशोधन का प्रावधान रखा गया। और इसी के लिए जो संशोधन का प्रावधान है, इसी के चलते कहीं ना कहीं संविधान को जीवंत दस्तावेज भी कहा जाता है, या लाइव मटेरियल के तरह यूज किया जाता है, क्योंकि संविधान जो है बदलती परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। आपने देखा है कि जब 1950 में संविधान लागू हुआ है, उसके बाद से आज तक जो है 100 से ज्यादा जो है संशोधन हो चुके हैं। और अधिनियम के बारे में, या अधिनियम के बारे में बात करें तो वो भी कई बन चुके हैं। ठीक है, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बदलती आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रावधानों को आत्मसात करने के लिए शामिल की गई है। ठीक है, तो यह है इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन के पीछे का कॉन्सेप्ट। अब हमने आपको बताया था कि संविधान के बारे में संविधान की विशेषता भी है, कि जिसमें आपने देखा था कि कठोर बनाम सरल, तो ये, या फिर तन्य बनाम अनम्य। ठीक है, तो वो जो कॉन्सेप्ट लाए थे तो उसका मतलब ये था कि संविधान क्या बहुत कठोर है या संविधान बहुत आसान है। जैसे कि संविधान में बहुत सारे जो प्रावधान हैं वो साधारण बहुमत से संशोधन किए जा सकते हैं, जैसे राज्यों के निर्माण के बारे में ले लीजिए, या राज्यों में जो राज्य परिषद होती हैं उनके बारे में ले लीजिए, या फिर उच्चतम न्यायालय की शक्तियों में वृद्धि के बारे में ले लीजिए। ऐसे बहुत, या फिर आप द्वितीय अनुसूची में भत्तों से संबंधित प्रावधानों को ले लीजिए। और भी कई प्रावधान आपने देखा होगा कि साधारण विधेयक द्वारा ही पारित हो जाते, तो उस तरह से वो आसान कहलाएगा या सरल स्वरूप कहलाएगा। लेकिन कुछ प्रावधान, जैसे हमने आपको बताया था जीएसटी के केस में, जो अभी जीएसटी का हम बार बार एग्जाम्पल, अगर जो संघीय प्रकृति के बदलाव को लेकर संशोधन के बारे में बात करते हैं तो जीएसटी को जो एग्जाम्पल में उठाते हैं, उसकी जगह हम 7वीं अनुसूची के बारे में भी आपसे कह सकते हैं किसी उदाहरण के बारे में, कि जैसे जो राज्य सूची में शिक्षा या वन से संबंधित प्रावधान थे उनको जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, तो उनको भी कह सकते हैं। लेकिन जीएसटी का एग्जाम्पल इसलिए यूज करते हैं कि जीएसटी जो है सबसे हालिया इस तरीके का जो है संविधान संशोधन है जिसमें आधे राज्यों की सहमति की भी जरूरत थी। तो अगर इस तरह से देखें तो पहले तो विशेष बहुमत होना चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब कि जो सभी सदस्यों की संख्या है, जैसे 545 है, तो उसमें से 272 प्लस 1 मतलब 273 लगभग जो है सांसदों की जो है सहमति होनी चाहिए। फिर साथ में जो उपस्थित है और मतदान करने वाले हैं उनके 2/3 बहुमत होने चाहिए।
तो ये 2 क्लास तो उस वहाँ पे हो गया संसद में। फिर उसके बाद कम से कम आधे राज्यों की सहमति होनी चाहिए, जहाँ पर राज्यों को जो है साधारण बहुमत से वो बिल पारित करना होता है या उसको अनुसमर्थित करना रहता है। तो इस तरह अगर देखें तो कहीं ना कहीं बहुत टफ है। और भी अगर एक कदम आगे जाए तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो समय समय पर जो केशवानंद भारतीवाद के बाद से जो मूलभूत ढांचे की संकल्पना पारित की गई है या प्रस्तावित की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि कुछ ऐसे चीजें हैं जिनको जो है संसद मतलब उसको खत्म या न्यून नहीं कर सकती। अगर कोई भी प्रावधान इस प्रकार के किए जाते हैं जिससे मूलभूत ढांचे पर असर पड़ता है या मूलभूत ढांचे में जो मूल्य है या विशेषता है वो प्रभावित होती है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट जो है असंवैधानिक बताकर समाप्त कर सकती है। जैसे हम एनजेएसी एक्ट के बारे में, जिसमें जो है कार्यपालिका की भूमिका को बढ़ाने के लिए प्रावधान था न्यायिक नियुक्तियों में, यानी न्यायालय मेनली सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित एनजेएसी एक्ट था। ठीक है, उसको देखिएगा, उसको जो है पास हो गया था बिल, लेकिन जो है उसको सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक कहते हुए उसको जो है शून्य कर दिया या नल एंड वाइट कर दिया। और उसके पीछे जो कारण सुप्रीम कोर्ट ने बताया था वो यही बताया था कि न्यायालय की स्वतंत्रता, ठीक है, तो न्यायालय की स्वतंत्रता या न्यायिक स्वतंत्रता जो है या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, उसको भी मूलभूत ढांचे का एक हिस्सा कहा गया है। ठीक है, तो इस तरीके की भी चीजें हैं कि जहां पर जो है संविधान में चेंजेस या परिवर्तन लाना बहुत मुश्किल है। तो ये भी एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि अब बहुत आसानी से संशोधन किया जा सकता है, जैसा कि हमने देखा कि किसी राज्य की सीमा में बदलाव लाना है, किसी राज्य के नाम में बदलाव लाना है, किसी राज्य की स्थिति में जैसे उसकी सीमा को कम करना है, बढ़ाना है, इस तरीके के प्रावधान है। इवन राज्यों की स्थिति ही समाप्त करने की बात है, जैसे कि अभी यूपी है, अगर संसद चाहे तो यूपी नाम ही गायब हो जाएगा, इस राज्य को ही खत्म कर सकती है। चाहे तो इसको जो है एमपी, बिहार और जो जितने भी सटे राज्य हैं उनमें क्षेत्रों को शामिल कर सकती है। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये भी शक्ति संसद के पास है और जो कि साधारण बहुमत से संसद पास कर सकती है इसके लिए। ठीक है, तो ऐसे में तो संसद के सामने ये चीज बहुत आसान है। तो दोनों पहलू हैं इसके, ठीक है, कि आसान भी है, कठोर भी है। अब इसमें जो संशोधन की बात करते हैं तो हम जानेंगे इसमें कि संशोधन कितने प्रकार के होते हैं। अब फिर जो है संशोधन से संबंधित क्या प्रावधान संविधान में है, तो अगर संविधान में प्रावधान के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 368 जो है, जो भाग 20वें में शामिल है, वो संविधान में प्रावधान है। तो इसमें क्या है कि कुछ प्रक्रियाएं दी गई हैं कि किस प्रकार जो है संशोधन किए जा सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो साधारण बहुमत से संशोधन किए जाते हैं, जैसे जो राज्यों के निर्माण के बारे में बात किया है हमने, या कोई और बिल के बारे में बात कर रहे हैं, कोई सिंपल जो साधारण विधेयक के साथ जो है पारित हो जाते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनको अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन के अंतर्गत नहीं माना जाता है। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आई है, ये बहुत पहले से आई है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि अगर 368 की बात कर रहे हैं तो सिर्फ विशेष बहुमत या फिर विशेष बहुमत के साथ जो राज्यों की सहमति के बारे में बात कर रहे हैं हम, उसमें ऐसा है कि उसको 368 के तहत संशोधन माना जाता है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि हम आपको अभी स्टार्टिंग में ही आपको ओवरव्यू में ये सारी चीजें इसलिए बता रहे हैं कि आगे ज्यादातर वही सब चीजें घूम घूम के आएंगी, कि कुछ चीजें हैं जो आप बेसिक है, अगर उसको आप जान लेंगे तो आगे के चैप्टर आसानी से कवर किए जा सकते हैं, या करने में कम समय लगता है, या फिर आपको समझने में जल्दी होती है, कि मतलब आप जल्दी उन तत्वों को या जो चीजें हैं उनको समझ पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक ब्रीफिंग दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये आसान है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो अक्सर ये पूछ देता है, जैसे सिंपली पूछ देता है कि इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है, जिसको पूर्ण जो बहुमत कहते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव का मतलब प्रभावी बहुमत। ठीक है, तो वो क्या होती है, इफेक्टिव बहुमत और स्पेशल मेजॉरिटी में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, या साधारण विधेयक के बारे में और संविधान संशोधन विधेयक के बारे में पूछ देता है कि ज्वाइंट सीटिंग या संयुक्त बैठक का प्रावधान किसमें है, या अगर मनी बिल है या वित्तीय विधेयक से संबंधित कोई प्रावधान है तो उसके लिए क्या है। ठीक है, तो ये कभी कभी आ जाता है।
लेकिन यहाँ पर हमारा जो मुख्य मूल उद्देश्य है वो हमें समझना कि संशोधन की प्रक्रिया क्या क्या है, क्योंकि जो विधेयकों का पारित करना होता है या विधेयकों को किस प्रकार पारित किया जाता है, तो उसके बारे में जब विधेयक के बारे में हम नेक्स्ट मॉड्यूल में जब एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे या कार्यकारिणी के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और फिर साथ में पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ सारे डिटेल में देखेंगे कि किस प्रकार जो है बिल पेश किया जाता है, कौन से बिल कहाँ पेश किए जाते हैं और किसकी शक्ति किन बिलों के संदर्भ में क्या क्या होती है, उसको वहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर बेसिक हमें संशोधन के प्रारूप को समझना है, ठीक है। तो एक चीज ये हो गया हमारा, ठीक है। अब जो है संशोधन के प्रकार के बारे में बात करें तो मेजरली जो है 3 होते हैं। एक साधारण, जिसमें हमने बताया कि उपस्थित है जो, और फिर जो मतलब मतदान करने वाले हैं, तो उनके जो है बहुमत से, जैसे कि 300 लोग अगर उपस्थित है सदन में, तो 150 लोग जो है अगर वोट कर देते हैं तो उससे पास हो जाता है, तो उसको साधारण बहुमत कहते हैं या सिंपल मेजॉरिटीज कहते हैं। जैसे कि आपको बताया कि राज्यों के निर्माण के संदर्भ में ज्यादातर यूज होता है, या फिर और अन्य छोटे छोटे जैसे वेतन भत्तों से संबंधित प्रावधान है, ठीक है, या शक्तियों को बढ़ाने से संबंधित है, ठीक है। अधिकार क्षेत्र की बात आएगी तो उसको जो है विशेष प्रावधान, विशेष बहुमत से पास किया जाए, लेकिन क्योंकि शक्तियों को बढ़ा रहे हैं तो उसको जो है साधारण बहुमत से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें मौलिक अधिकार के बारे में, मौलिक अधिकार के ज्यादातर प्रावधानों के साथ साथ संविधान के ज्यादातर प्रावधान जो है वो कहीं ना कहीं जो 368 के तहत विशेष बहुमत का कॉन्सेप्ट है उसके तहत जो है पारित किए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एक चीज और आपको बीच में याद आ गई है, तो उसको हम याद दिला दे, पता नहीं नोट्स में हो ना हो, कि जो अब हम बात कर रहे हैं संविधान में संशोधन के बारे में, ठीक है। तो संविधान में संशोधन का बारे में ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि इसमें जो है संयुक्त बैठक जो होती है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, ये किसी भी हाल में नहीं हो सकती। क्योंकि आप इससे समझ सकते हैं कि जैसे कोई साधारण विधेयक है, ठीक है, जिसमें जो है कोई अधिनियम से संबंधित है, तो उसमें अगर असहमति है तो उसमें क्या है कि ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई मनी बिल है या धन विधेयक है या कुछ जो है कुछ प्रकार के वित्तीय विधेयक है, तो उसमें क्या है कि इसलिए नहीं संयुक्त बैठक का कॉन्सेप्ट है क्योंकि उसमें जो लोकसभा की शक्ति है वो अहम है, वही मेजर है और वही इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के पास सिर्फ अनुशंसा के लिए होता है, शक्ति की अनुशंसा कर सकती है, और वो भी उन्हें 14 दिन के अंदर जो है पारित करना होता है। अगर वो नहीं भेजते रिकमेंडेशन अपनी, तो वो जो है वैसे ही पारित मान लिया जाता है, और अगर भेजते हैं तो उनके लिए भी वो अनुशंसाओं को लोकसभा मतलब आत्मसात भी कर सकती है, यानी उसको जोड़ भी सकती है, नहीं भी जोड़ सकती है, लेकिन कोई बाध्यकारी नहीं होता। तो अगर धन विधेयक की बात करें तो उसमें जो लोकसभा के पास संपूर्ण शक्ति होती है, ठीक है। तो धन विधेयक निकल गया, साधारण विधेयक जो निकल गया जो अधिनियम से संबंधित है, ठीक है। अब संविधान में संशोधन में एक चीज याद रखिएगा, जो अन्य प्रावधान है उसमें जो है मतलब जो विशेष बहुमत से हो रहा, तो उसमें कोई भी ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, संविधान के संशोधन में दोनों सदनों को, इतना फैक्ट बस याद रखिएगा, दोनों सदनों को, ठीक है, अलग अलग पास करना होता है। लोकसभा अलग पास करता है, राज्यसभा अलग पास करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही सदन पास कर देगा या दूसरा असहमति की बात कर रहा है तो ज्वाइंट सिटिंग हो जाएगी या संयुक्त बैठक हो जाएगी। संयुक्त बैठक किसी भी हाल में नहीं हो सकती। संविधान का अगर संशोधन है तो उसमें अलग अलग दोनों सदनों को बिलों को पारित करना होगा। इसीलिए देखा होगा आप लोगों ने, पार्टी जो है जो मतलब बड़े बड़े मेजर गोल की तरफ आती है तो वो चाहती कि राज्यसभा में भी बहुमत हो। तो कहीं ना कहीं क्योंकि इसी तरह जो है राज्यसभा चेक और बैलेंस का काम करती है। जैसे कुछ बिलों को लेकर जो है अभी कुछ दिन पहले जो है बहुत ज्यादा ये बात चर्चा में थी, क्योंकि जो है बीजेपी जो अभी वर्तमान में सरकार है वो कुछ बिलों को इसलिए पास नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनके पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था, ठीक है। तो इस क्योंकि दोनों सदनों में अलग अलग पारित किए जाने के बाद ही जो है वो कानून या संशोधन पारित किया जाएगा,
तो इस वजह से उन्हें इस चीज का इंतजार करना पड़ा था। ठीक है, तो अब हम आते हैं जो इसमें लिखा है इन चीजों के बारे में। तो आप एक तरह से विधेयक ये संविधान में संशोधन के बारे में समझ गए। अब इससे इंपॉर्टेंट जजमेंट भी है, वो भी सुन लीजिए कि इसमें जो इंपॉर्टेंट जजमेंट की बात करें तो पहले क्या हुआ था। सबसे पहले शंकरी प्रसाद का था 1951 के आसपास का केस। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि संविधान के संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है, ठीक है, तो संसद के जो संशोधन की शक्ति है उसके आधार पर वो मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकती है, वो भी हिस्सा। क्योंकि इसी समय संपत्ति के अधिकार के से संबंध में, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन जो जमींदारी का उन्मूलन करना था, हदबंदी करना था, या सीलिंग एक्ट था, रैयतों से संबंधी एक्ट था, तो भूमि से संबंधित जो सुधार किए गए थे, तो उसके लिए कहीं ना कहीं संपत्ति के अधिकार का हनन हो रहा था लोगों का, तो लोग जा सकते थे। तो पहला जो संशोधन हुआ था वो इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि जमींदारी एबोलिशन से संबंधित था, और कुछ ऐसे प्रावधानों के संबंध में उसमें ये क्लास जोड़ा गया था कि जिन पर जो है मौलिक अधिकारों के हनन होने के केस में भी सुप्रीम कोर्ट जो है उससे सुरक्षा नहीं दे सकती है। ठीक है, तो उनको पहले में किया गया था। उस कॉन्टेक्स्ट में जो शंकरी प्रसाद मामला आया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा जो है संसद कर सकती है, किसी भी कानून में संशोधन कर सकती है, क्योंकि उसके संशोधन की शक्ति संविधान के प्रावधान 368 के तहत दी गई है। ठीक है, अब ये व्यवस्था चलती रही, लेकिन आगे अनुच्छेद जो है, जब ये संशोधन चल रहा था तो फिर उसके बाद आया 67 के आसपास जो है गोलकनाथ केस आया, गोलकनाथ बनाम पंजाब केस। ठीक है, तो उसमें जो है क्या हुआ कि उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो बेंच बैठी, उसने बोला कि मतलब जो फाइनल रिजल्ट उनका आया या डिसीजन या जजमेंट आया, तो उसके तहत उन्होंने बोला कि जो संविधान में है, संविधान में संशोधन करने के लिए संसद जो है पात्र नहीं है, संसद जो है संविधान में संशोधन कर ही नहीं सकती। तो अब उन्होंने अपने पहले के जजमेंट को पलट दिया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, और इस संशोधन के लिए संविधान में एक अलग से सभा बैठा ली जाए, या सभा का प्रावधान किया जाए, या कोई ऐसी समिति गठित की जाए जो इसे जो प्रस्तावित करे या संशोधन को पारित करे। ठीक है, तो अब ये व्यवस्था चलती रही। फिर इसी समय देखते हैं आगे फिर जो है कहीं ना कहीं हलचल मची रही पूरे देश में। फिर उसके बाद आप बांग्लादेश का वार, फिर उसके बाद आप तेल संकट, फिर उसके बाद संपूर्ण क्रांति को लेकर या महंगाई बेरोजगारी को लेकर जो हड़ताल, स्ट्राइक, आंतरिक उपद्रव, फिर उसके बाद क्या है कि इन चीजों को देखते हुए फिर ये चीज का वाद आया। इसमें क्या था कि केशवानंद भारती से संबंधित बात था, वो था 1973 का। ठीक है, 1973। तो इसमें क्या था कि केशवानंद भारती केरल के थे, और कुछ जो है धार्मिक जो संपत्तियां थी उनके मैनेजमेंट से संबंधित बात था ये। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, उसमें भी इसी से संबंधित प्रावधान था। ठीक है, तो वहां पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वाद में ये कहा कि जो संसद है वो संविधान में चेंजेस या परिवर्तन कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसे मूल्य हैं जो आदर्श या समाज या देश की इस स्थिरता के लिए, देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय स्थापित करने के लिए, देश का जो ढांचा या ताना बाना है उसको बचाए रखने के लिए आवश्यक हैं, जिनको संसद जो है समाप्त नहीं कर सकती। तो उस समय जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे की संकल्पना दी इन्होंने, कि मूल ढांचा जो है कुछ है उनको जो है नहीं कर सकते, और मूल ढांचे के बारे में जो है बताया इन्होंने कि ये चीजें जो है इम्पोर्टेंट है। जो हमने पहले भी बताया, करंट अफेयर के भी लेक्चर में बताया कि धर्मनिरपेक्षता का जो है इसी समय बता दिया था कि धर्मनिरपेक्ष जो है वो धर्मनिरपेक्षता की जो संकल्पना है वो कहीं ना कहीं मूल ढांचे का हिस्सा है। इसी में इन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, तो इन सारी चीजों को जो है बताया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसी चीज को पुख्ता आगे किया, मतलब और मजबूती दिया। मिनर्वा मिल्स बिल जो था, मिनर्वा मिल्स वाद था, उसमें जो था, फिर उसके मेनका गांधी केस में भी इस चीज को फिर आगे जो है कहीं ना कहीं जो मेजर जजमेंट आए हैं, चाहे एसआर बोम्मई को ले लीजिए, हालिया अभी बहुत से ऐसे जजमेंट आए हैं
जिसमें फिर से बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई। तो आप ये समझ गए कि संशोधन का जो इतिहास है वो किस प्रकार रहा और किस प्रकार ये बदलता रहा। ठीक है, कि पहले जो है करने की परमिशन दी गई, फिर उसके बाद एकदम नकार दिया गया पहले के जजमेंट को पलट के, फिर उसके बाद उसके संशोधित रूप में लाया गया कि आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मूल्यों को बचाए रखना है या उनको संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कहीं ना कहीं क्रक्स रहा संविधान के संशोधन और मूलभूत ढांचे से संबंधित, जो अगर इसकी हिस्ट्री बताए या फिर इसके जो क्रोनोलॉजी बताए। ठीक है, अब इसमें इसमें फैक्ट जैसे हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे कि अब हम तेजी से चलते हैं, आप लोग, हमें लगता है कि इतने में आप लोग को जो कॉन्सेप्ट समझना था ये पूरे चैप्टर के, आज के चैप्टर का, वो आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब आपको सिर्फ फैक्चुअल जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगी वो हम बता देंगे आपको, बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब आपको इतना ज़्यादा जानना नहीं है, उतने से आप जो है ईजिली क्वेश्चन कर लेंगे। अब ये कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीकी संविधान से ली गई है। ठीक है, और इसमें जो है जो विधिवत या मतलब विधि के अनुसार ही किया जा सकता है। कुछ विधेयक के लिए साधारण बहुमत की होती है, जो संघीय व्यवस्था से संबंधित होते हैं। ठीक है, उनके लिए आधे राज्यों के विधानमंडल के जो है ये साधारण बहुमत से ही पारित किया जाना चाहिए। ये इसको हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो है कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी ये जोड़ देता है कि जो आधे राज्यों की सहमति है उन्हें भी विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन आपका गलत करने के लिए ऐसा डाल सकता है, और आप ये सोच में पढ़ सकते हैं कि अरे जब संसद में विशेष बहुमत से हुआ है तो ये राज्यों में भी हो सकता है विशेष बहुमत का ही प्रावधान है। लेकिन ये याद रखिएगा, राज्यों के लिए सिर्फ अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, इसीलिए राज्यों को सिर्फ साधारण बहुमत से पारित करना होता है। और ये संघीय शक्तियों से संबंधित होते हैं, जैसे कि अगर राज्य और संघ के बीच में करों को लेकर कोई है, जैसे जीएसटी है, या फिर संघ और राज्य को लेकर जो कार्यपालिका या कार्यकारी शक्तियों को लेकर हो सकता है, या प्रशासनिक शक्तियों को लेकर हो सकता है, जैसे 7वीं अनुसूची में विषयों को लेकर हो सकता है कि अगर जो राज्यों के विषय हैं उनको संघ सूची में जोड़ा जाना है या उनको समवर्ती सूची में जोड़ा जाना है, तो उससे संबंधित प्रावधानों में ये जो है ये तीसरे प्रकार का जो संशोधन है वो लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति से संबंधित जो राष्ट्रपति की शक्तियां, क्योंकि राष्ट्रपति राज्यों और केंद्र दोनों के लिए अहम भूमिका निभाता है, तो राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित कोई चीज होगी तो उसके लिए प्रावधान में आधे जो है राज्यों की सहमति आवश्यक होगी। तो ये कहीं ना कहीं मेजर है, अगर आप थोड़ा सा देखेंगे इसको मतलब समझने का प्रयास करेंगे तो ये आप अच्छे से समझ जाएंगे। इसमें जैसे मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार में जो है सिर्फ विशेष बहुमत से ही हो जाएगा ज्यादातर। ठीक है, तो ये जो है इसमें जो है मेन कॉन्सेप्ट था इसमें कि किस प्रकार था। इसमें जो है अंत में जब अगर हो जाता है पारित, फिर राष्ट्रपति जो है करता है उस पे साइन, तो वो कानून बन जाता है। ठीक है, इसमें भी याद रखिएगा कि जैसे कि राज्यों से संबंधित विधेयक है या मनी बिल है यानी धन विधेयक है, तो ऐसे संशोधनों के लिए जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के बाद ही जो है वो टेबल पे रखा जाता है या सदन में रखा जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज, जब राष्ट्रपति की अनुशंसा से रखा जाता है, जैसे मनी बिल की बात करें या धन विधेयक की बात करें, तो उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति उसे बाद में अगर या तो उसको असेंट दे यानी सहमति दे या तो असहमति दे, लेकिन जो रिकंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट है यानी कि पुनर्विचार के लिए जो वापस भेजता है, वो कार्य ऐसे मसले में, ऐसे मामले में नहीं कर सकता। जैसे धन विधेयक है, तो धन विधेयक में वो ये काम नहीं कर सकता कि फिर से आप विचार करिए या फिर पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दे। वो उसके पास केवल 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो साइन करे या तो साइन करने से मना कर दे। ठीक है, ये चीज इसमें धन विधेयक से संबंधित जो है वो, या फिर ऐसे जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से पेश किए जा रहे हैं उनके बारे में ये प्रावधान है। राष्ट्रपति के बारे में जब पढ़ेंगे हम, राष्ट्रपति की जो विधायिका से संबंधित शक्तियां हैं जब नेक्स्ट मॉड्यूल में, तो उसमें और ज्यादा डिटेल से उसे समझेंगे। अब भारतीय संविधान में संशोधन के प्रकार के बारे में अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पर हम इसीलिए सिर्फ स्टिक है कुछ फैक्ट्स पर, वो जो संविधान से संशोधन से रिलेटेड है, अदर बिल के बारे में या साधारण जो बिल होते हैं या विधेयक होते हैं उनके बारे में हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं या नहीं कवर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, उसको जो है संसद जो चैप्टर होगा हमारा
उसमें उसको डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि संसद की क्रिया प्रणाली में वो आएगा। अब क्या है कि इसमें 3 प्रकार से संशोधन किए जाते हैं, साधारण बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत प्लस आधी विधानसभाओं के अनुसमर्थन से। अब जो साधारण बहुमत के बारे में बात करें तो ये लिखा है यहाँ साफ साफ कि अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि 50% की सिर्फ आवश्यकता होती है जो उपस्थित और मत देने वाले हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि उपस्थित अगर 500 लोग हैं, अनुपस्थित 50 है, तो बचे टोटल उनको जो है 226 लोग के ही वोट के बाद हो जाएगा। इसमें जो विश्वास प्रस्ताव, ये धन्यवाद प्रस्ताव, ये स्थगन या साधारण विधेयक से संबंधित प्रावधान है, इसमें ये नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कौन कौन से प्रावधान इससे ज्यादा है साधारण बहुमत से पारित होने वाले, तो राज्यों के जैसे है संबंध में, राज्यों के गठन, राज्य परिषद के गठन, या फिर संसद में कोरम से संबंधित या संसद की प्रक्रिया से संबंधित, मतलब आप जो साधारण टाइप के जिनसे जो बहुत ज्यादा जो प्रभाव नहीं पड़ता बड़े लेवल पर, ठीक है, उनसे संबंधित। एक नागरिकता और जो है जनजातीय क्षेत्रों में जो छठी अनुसूची से संबंधित प्रावधान है वो एक अहम है, जो कि साधारण विधेयक से ही होते हैं। अब जो है विशेष बहुमत की बात करें या स्पेशल मेजॉरिटी की, ठीक है, तो स्पेशल मेजॉरिटी में याद रखिएगा कि जो आपके ज्यादातर जो एक्ट हैं, जो ज्यादातर बिल हैं, वो स्पेशल मेजॉरिटी से ही, संविधान में कई प्रावधान जो है ज्यादातर वो इन्हीं से पास हो जाते हैं। विशेष बहुमत में क्या होता है कि आधे का मतलब अगर 500 है टोटल, अब 50 रिक्त है, ठीक है, अदरवाइज तो 545 है, तो 545 का मतलब कि 272 जो है आधे हो गए, ठीक है। लेकिन अगर हम उसी एग्जांपल ले लें जो 545 है उसी को, ठीक है, तो अगर 545 है टोटल सीट, ठीक है, तो चाहे उपस्थित रहे चाहे अनुपस्थित रहे, विशेष बहुमत का मतलब है कि 272 जो है, मतलब 272 प्लस 1 होगा, तो 273 जो है मिनिमम जो है सपोर्ट में होने चाहिए, ये एक प्रोविजन है, ठीक है। अब ये तो जो जो बहुमत है, पूर्ण बहुमत की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। फिर दूसरा क्या है कि अब जो उपस्थित होंगे और जो वोट देने वाले होंगे उनके 2/3 बहुमत की भी आवश्यकता होगी, ठीक है, कि अगर 300 लोग हैं, ठीक है, तो 300 में से 200 लोगों को जो है मैंडेटरी हो जाएगा इसके लिए सहमति देना, ठीक है। तो ये जो क्लास जो है इन चीजों के लिए मतलब विशेष बहुमत के मतलब टर्म में है, ठीक है। अगर 500 सदस्य हैं तो 333 है, ये गुणा गणित जो है आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, अगर कभी पूछा जाए तो। इससे क्या होगा, ज्यादातर मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत और जो इन दोनों में नहीं आते या जो साधारण विधेयक के अंतर्गत नहीं आते, और फिर उसके बाद राज्यों के अनुसमर्थन के साथ विशेष बहुमत वाले प्रावधान नहीं है, तो वो सारे जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। मेजरली इसका काम जो है मौलिक अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जब संशोधन होता है तो इसका यूज होता है। अब जो है संसद की विशेष बहुमत और फिर राज्यों की सहमति की आवश्यकता हो, तो मतलब कि सेम जो विशेष बहुमत का कॉन्सेप्ट, अब प्लस आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जितने भी राज्य हैं उससे एक ज्यादा, कि जैसे कि अभी 28 राज्य हैं तो उसमें से 14 + 1 जो है 15 राज्यों की सहमति अनिवार्य है, ठीक है। ये किससे किससे, जो संघीय प्रकृति के हैं, यानी जिनका प्रभाव जिनकी शक्तियों में परिवर्तन का प्रभाव संघ के साथ साथ राज्यों पर भी पड़ता है या राज्यों की शक्तियों पर पड़ता है, उनके बारे में। तो जैसे राष्ट्रपति का चुनाव का संघ और राज्य की कार्यकारी शक्ति की सीमा, ठीक है, तो ये जैसे आपकी 7वीं अनुसूची आ जाएगी, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा। फिर राज्य विधायी शक्तियों का वितरण, 7वीं अनुसूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, या फिर उससे जो है संशोधन करने की जो शक्ति है अपने आप में 368 में ही अगर कोई जो परिवर्तन करना है तो वो भी जो है इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब जो भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया करने की जो आलोचना की गई है, वो आलोचना का वही सेम आधार है कि जो टफ और आसान के बीच की जो कड़ी है कि कुछ प्रावधान आसान है कुछ प्रावधान टफ है, इसको लेकर आलोचना होती रही है। कि जैसे यूएसए में है कि बहुत ज्यादा टफ है, तो वहां जो है कुछ नंबर्स में ही अभी तक, जबकि उनका 200-250 साल हो गया है उनके संविधान को मतलब लागू हुए, लेकिन जो है बहुत नाम मात्र के उसमें अभी तक हुए हैं। लेकिन जो
और अगर हम इंडिया के बारे में देखें तो इंडिया में 100 से ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल है उस पे आधारित है, और भारत की परिस्थिति भी अलग है। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ उन लोगों के लिए यूएसए की अगर भूमिका को देखें तो यूएसए में संघ का अलग है और राज्यों के लिए अलग अपना संविधान है। तो राज्यों का तो कोई बात ही नहीं करता कि राज्यों में कितने संशोधन हो रहे हैं, राज्यों में तो आए दिन वहाँ होते रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में न्यूज में नहीं आता, इसीलिए लोगों को लगता है कि यूएसए में संशोधन नहीं हो रहा है। लेकिन भारत में क्योंकि राज्यों का और संघ का दोनों का एक ही संविधान है, तो इसलिए नंबर ऑफ जो अमेंडमेंट है या संशोधनों की संख्या वो दिखती ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि जो सामाजिक स्थिति है वो भी तो बदल रही है। अभी जीएसटी की बात करें या फिर अन्य प्रावधानों की बात करें, अब जैसे आर्टिकल 21 या अनुच्छेद 21 की बात ले लें, तो अगर संविधान जब पारित किया गया था 1951 की बात करें तो उसमें 2-4 रहे होंगे, लेकिन अभी तो कम से कम 50 अधिकार जो है ऐड हो चुके हैं। तो उसके अनुसार बदलती भी रहेंगी ना परिस्थितियां, तो उसके अनुसार संशोधन होता रहेगा। जैसे शिक्षा का अधिकार प्रदान करने की, या मतलब उस चीज को मौलिक अधिकार के रूप में जो शामिल किए जाने की शक्ति या क्षमता जो देश की 1951 में नहीं थी, लेकिन जब 86वां संशोधन पेश किया गया 2002 में तो उस समय थी। तो उसके बाद देखा कि सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील और फिर अन्य शिक्षा से संबंधित योजनाएं जो है बहुत तेजी से स्तर से बढ़ी। तो जिस तरह सरकार के पास या सरकार की स्थिरता आ रही, सरकार की वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है, उस प्रकार के आ रहे हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। संशोधन जो है एक जीवंत आत्मा की तरह कार्य करता है कि संविधान में। हाँ, ऐसा इतना भी आसान नहीं है जैसा कि हमें लगता है कि एक इतने बड़े देश में, इतने विविध देश में अगर 100 से मतलब 110, 120 इस तरह के संशोधन अभी हुए हैं 75 साल में, तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है ऐसे देश में कि जितना इतना विविध देश है। ठीक है, तो इसमें जो है आप देखेंगे कितनी बोलियां हैं, कितने भाषा है, कितने धर्म है, और फिर कितने प्रकार क्षेत्रीय विविधता है। फिर उसके बाद जो विकास का क्रम है वो भी लगातार कहीं ना कहीं बदल रहा है। हर 10 साल के बाद एकदम ऐसा लगता है कि एक नया देश हो गया है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि संशोधन होना कोई अपने आप में आलोचना का जो पार्ट है वो ऐसा नहीं है, या संशोधन ना होने के लिए ना होने देने के वो मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा रूढ़िवादी है, या रूढ़िवादी धारणा है कि अगर मतलब संशोधन पर रोक हो जाए। बस ये कि संशोधन एक समावेशी प्रकृति का होना चाहिए। तो उसके लिए भाई मूल ढांचा का तो कॉन्सेप्ट है ना, मूल ढांचा भी बहुत विस्तृत है। मूल ढांचे में ही जो है 50 चीजें ऐड कर दी गई। अब वो इतनी वेग हैं, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता कोई ले ले, तो धर्मनिरपेक्षता एक वर्ड नहीं है, अगर लिखने बैठे तो 10 किताब उससे भर जाएगी धर्मनिरपेक्षता पॉइंट पर। या समाजवाद का, ठीक है, तो समाजवाद बहुत विस्तृत है जो कि प्रस्तावना में शामिल है ना। तो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में बहुत ये वेग है, और ये इसका विधायी, कार्यकारी, इन सब में बहुत अलग अलग प्रभाव है जो कि मतलब आम सामने आता है। तो संशोधन की सीमा उतनी आसान भी नहीं है, उतनी टफ भी नहीं है। ठीक है, तो कुछ मूल्यों को मतलब रिजिड किया गया है जिन्हें नहीं चेंज किया जा सकता, जो मानवीय भलाई के लिए आवश्यक है, और जो बदलती परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक है उनके लिए वो प्रावधान किए गए हैं कि जिनसे एक निश्चित बहुमत होने के बाद उनमें बदलाव लाया जा सके। ठीक है, तो ये कोई इस तरीके का नहीं है। दूसरा जो है इसके बारे में आता है कि राज्यों को लेकर के आता है कि संसद जो है राज्यों की स्थिति जो है नगण्य या शून्य है, क्योंकि संसद जो साधारण बहुमत से किसी राज्य की अपनी स्थिति को ही समाप्त कर सकती है, उसकी सीमा को बदल सकती है और कुछ भी कर सकती है। राज्यों से संबंधित उनका नाम चेंज कर सकते हैं, सीमा छोटी बड़ी कर सकते हैं, एवं राज्य का अस्तित्व ही खत्म कर सकते हैं। तो ऐसे में जो राज्यों की जो है मतलब संघवादी भावना के बारे में ये पॉइंट आता है कि संघवाद को ये चीज कमजोर करती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है कि संयुक्त बैठक करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो क्या होता है कि इससे जो अनावश्यक लंबित होता है, कोई भी अच्छा बिल भी बहुत समय तक जो है पेंडिंग में रहता है, क्योंकि इसके लिए पार्टी को जो है दोनों जगह, दोनों सदनों में मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उनका बहुमत होना चाहिए। और बहुमत भी बहुत टफ बहुमत है, क्योंकि विशेष बहुमत से ही पारित होते हैं, सिर्फ जो है सिंपल मेजॉरिटी से। जैसे कि इंडिया में जो इलेक्शन की पद्धति है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, मतलब कि जो सबसे ज्यादा दल के सदस्य होते हैं वो जो है सरकार बनाते हैं।
ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि 550 सीट है, तो 272 अगर कोई पार्टी पा जाती है तो 272 में वो मतलब सरकार बना लेती है। लेकिन जो अगर विशेष बहुमत की बात करें तो विशेष बहुमत में क्योंकि व्हिप लागू होता है, सारे दल जो है, दलों के ज्यादातर सदस्य उपस्थित होते हैं, ऐसे में विपक्षी दल के भी ज्यादातर सदस्य उपस्थित होते हैं, तो ऐसे में जो हाफ मेजॉरिटी तो ठीक है आ जाती है, लेकिन जो है अगर मतलब 2/3 मेजॉरिटी लाना है तो वो जो है कहीं ना कहीं और टफ हो जाता है, क्योंकि 300 प्लस जो है सदस्य की आवश्यकता पड़ती है कम से कम। तो उसमें ऐसे में जो है कहीं ना कहीं लंबित हो जाता है क्या, और फिर उसके बाद दोनों सदनों में ये चीज चाहिए होती है। तो दोनों सदनों में, एक सदन में चलो लोकसभा में बहुत मेजॉरिटी में आ गई सरकार तो वो कर दी, लेकिन जो है राज्यसभा में भी आए, राज्यसभा में क्योंकि सदस्यों का जो चयन होता है या सदस्यों की संख्या के निर्धारण में राज्य में, जो राज्य में दलों की सरकार है उनकी भी भूमिका बहुत अहम होती है, क्योंकि राज्य ही तो सिलेक्ट करते हैं ना, कि राज्य की जो विधानसभा है वही सेलेक्ट करके भेजती है, उसकी भूमिका अहम होती है। राज्य जो राज्यसभा है उसके सदस्यों को, तो ऐसे में दोनों जगह जो है मेजॉरिटी, और वो भी स्पेशल मेजॉरिटी को प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है संयुक्त बैठक का जो प्रावधान नहीं है उसकी जो है आलोचना की गई। और अगर संयुक्त बैठक में ये होता है कि लोकसभा में जो है, लोकसभा अपने क्योंकि सदस्यों की संख्या ज्यादा है राज्यसभा से, तो अपने जो सदस्यों की ज्यादा संख्या है उसका जो फायदा उठा के अपना जो है मेजॉरिटी प्रूव कर देती है, 2/3 मेजॉरिटी को आसानी से प्रूव कर देती है। ठीक है, और तो कुछ मतलब इस तरीके के नहीं है इसमें आप लोगों को जानने के। अब पूर्ण बहुमत के बारे में आप समझ ही गए हैं, आपको बता दें पूर्ण बहुमत का मतलब टोटल सीट, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो रिक्त है उनको बस हटाते हैं, उसके बाद जो है जो पूर्ण बहुमत का अगर आ रहा है तो वो सारे जो है आपके आ जाएंगे। जैसे कि 273 यहाँ पे लिखा है, तो ये जो स्पेशल मेजॉरिटी होती है, तो स्पेशल मेजॉरिटी में पहला कॉन्सेप्ट यही होता है, दूसरा होता है 2/3। ठीक है, तो पूर्ण बहुमत का मतलब कि जितने सदस्यों की संख्या है लोकसभा में, अगर कुल सदस्यों की संख्या 545 है तो मिनिमम 273 को जो है सहमति की आवश्यकता होती है। लेकिन ये वाला जो है पूर्ण बहुमत टाइप का अभी चलता नहीं है। ठीक है, अभी जो वो उसमें स्पेशल मेजॉरिटी में चलता है, उसमें जो रिक्त सीटों की संख्या जो हटा देते हैं, जैसे 5 सीट खाली है तो वो जो है 540 पर ही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 545 पर होता है, वो एब्सोल्यूट होता है। इसको जो है क्या बोलते हैं, उसको जो है फुल मेजॉरिटी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिए, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का कोई ऐसे कोई विधेयक में इसकी जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो टर्म भी क्योंकि वकीलों ने बना रखा है तो टर्म पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो शब्दों के साथ खेलते हैं ये लोग, तो कभी कभी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं छात्र कि एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है, और उसमें क्या होता है क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इंग्लिश के जो टर्म है उन्हें भी यूज करते रहिएगा या उनको भी जानिएगा। ठीक है, अब प्रभावी बहुमत का मतलब है इफेक्टिव मेजॉरिटी। ठीक है, इफेक्टिव मेजॉरिटी जो है आपके सबसे ज्यादा यूज के लिए जब आती है, जब समाचारों में, तो जो उपराष्ट्रपति का पद है या वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के केस में इसकी जो है जिक्र होता है, या फिर लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, इन लोगों के केस में ये जो है इफेक्टिव मेजॉरिटी की बात आती है। इफेक्टिव मेजॉरिटी में वही चीज आती है कि जैसे लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या 545 है, खाली सीट जो है 5 है, तो अब जो प्रभावी सदस्य संख्या है वो 540 हो गई। तो अब जो है इसमें क्या है कि कुछ सदस्य अगर उपस्थित हैं या वोट देने का नहीं फैसला करते हैं, ठीक है, तो ये 50 हट जाएगा। फिर उसके बाद जितने भी उपस्थित और मतदान कर रहे हैं, जैसे 490, तो 245 जो है वो इफेक्टिव मेजॉरिटी कहलाएगी। इसके तहत जो है उपराष्ट्रपति या लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाया जाता है। ठीक है, विशेष बहुमत के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि 2/3 की जरूरत होती है। ठीक है, अब इसमें उदाहरण के बारे में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, उनको बस देखते चलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने सबके बारे में बात कर ली है। जैसे राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में विशेष बहुमत की, ठीक है, जजेस के बारे में भी विशेष बहुमत ही होता है, या न्यायाधीश जो हैं
उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के, तो उनके बारे में जो है जो महाभियोग होता है उसमें भी विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जस्टिस वर्मा का जो केस है फिर उसमें भी महाभियोग लाने की तैयारी किया गया था। और क्या मतलब पूरा जो पेपर है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, जो अभी जो करप्शन में पकड़े गए हैं उनके घर में जो है कई मतलब करोड़ों के नोट जो है वो उनके घर में मतलब दुर्घटनावश जो है आग लग गई थी, तो उनके घर में उस आग की वजह से पता चला कि उनके घर के स्टोर रूम में जो है कई करोड़ रुपए रखे थे, जो कि आग की वजह से जब दमकल की गाड़ी पहुंची तो फिर उसकी वजह से वो चीज सामने बाहर आई, क्योंकि वो नोट भी जल गई थी। तो जली हुई नोटें जो है करोड़ों रुपए की प्राप्त हुई, तो इस वजह से आई। अब फिर उसके बाद जो हमने एक लेक्चर में बताया था कि जज से ज्यादा ऊपर कोई नहीं है, जो जज की पावर है उससे ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने इस तरीके का प्रावधान बनाए रखा, क्योंकि अगर यही घटना आप सोचिए कि किसी जज के बजाय किसी मंत्री के घर से निकली होती, या कोई मंत्री इस तरीके से रंगे हाथों पकड़ा जाता कि उसके अपने घर में इतनी नोट जो है सामने आ जाए, तो क्या लगता है कि आपको एक भी आवाज नहीं उठती? जैसे कहीं आपने इतनी चीजें हैं लेकिन आपने कभी प्रोटेस्ट देखा है? कितने कम से कम 3 महीने 4 महीने पहले की हो गई ये घटना, 2 महीने तो हो ही गए हैं। इन 2 महीने में कहाँ आपने प्रोटेस्ट देख लिया जस्टिस वर्मा के खिलाफ? कहीं नहीं देखा। या इलाहाबाद में जो बयान जज कर दिया था उसके बारे में कहाँ पे आपने सुन लिया? क्योंकि अभी उसके बाद भी अभी रंगे हाथों पकड़े गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो तफ्तीश करने वाली कमेटी थी उसने भी बोल दिया कि हाँ ये सही है, इस तरीके से इनकी संलग्नता थी, फिर भी उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं दे रहे हैं रिजाइन, जाओ। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि उनको कितने पर्क्स दिए गए। अब वो उनके पास कौन सी अथॉरिटी है, उनके पास कौन सा राइट है, वो कौन सा एग्जाम दे के आए हैं यूपीएससी की तरह? ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, वो पक्का जो कोई यूपीएससी का एग्जाम या वो पीसीएस जे वाले भी नहीं होंगे कि जो जुडिशरी का पीसीएस लेवल पे जो होता है वो पास किए हों। वो जरूर वकील होंगे जो 10 साल की वकालत का जो क्राइटेरिया लेके जज बने होंगे। तो वो क्या है कि सबसे ज्यादा नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, या जो क्विड प्रो क्यू बोलते हैं कि आप हमारा फेवर करो हम आपका करेंगे, तो उस तरह की जो ये सारी चीजें हैं वो सबसे ज्यादा तो वहीं पर चलती है ना, जुडिशरी में। तो जुडिशरी में अभी तक वो हट ही नहीं पाया, अब महाभियोग लाना पड़ रहा। आज तक इतना टफ बना दिया है इस प्रोसेस को कि आज तक अभी 75 साल हो चुके हैं, अब कितने जजेस जो है रंगे हाथ पकड़े गए हैं, लेकिन आज तक कोई दोषी नहीं ठहराया गया। क्योंकि वो वर्स्ट केस में उन्हें वो क्या करते हैं कि तब तक क्योंकि उनको पता है कि कुछ होना नहीं है, तो वो जो कहते हैं ना कि बने हैं मुद्दई और मुंसिफ भी, किसे वकील करे किससे मुंसिफी चाहे। तो आप वकील किसको करेंगे या किसको जज बनाएंगे? दोनों तो एक ही लोग हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि इनके खिलाफ जो है इनकी जो कार्य इनके द्वारा जो की गई ऐसी हरकतें होती हैं, लेकिन ये दोषी ही नहीं हो पाते, क्योंकि इनको आप नौकरी से नहीं हटा सकते। इतने पर्क्स और प्रिविलेज इन्होंने अपने लिए लिख रखे हैं, क्योंकि वो खुद ही, ये तो यहाँ पर हम टर्म्स की वजह से ये सारी बातें कर रहे हैं आपका। तो अगर सबसे ज्यादा कोई प्रिविलेज क्लास है पूरे इंडिया में, तो वो जो है कहीं ना कहीं आपके जजेस हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, वो जो जुडिशरी से सेलेक्ट होके जा रहे हैं, या पीसीएस जे जो बेचारे क्वालिफाई कर रहे हैं, उनको तो आप गिनिए ही मत, उनको तो वो लोग ही टियर 2 समझते हैं। ठीक है, तो उनकी तो हालत सिस्टम में ही बेकार कर रखी है। ठीक है, तो जो वकील की जो क्या होता है कि इन्होंने अपना बैक डोर होता है, बैक डोर एंट्री, जैसे आप लेटरल एंट्री को समझिए कि जैसे लेटरल एंट्री थी कि उसमें जो फॉर्म निकाला था तो उसमें यही तो था कि 10 साल का एक्सपीरियंस हो, फिर इन्होंने ये काम किया हो, प्रोजेक्ट में काम किया हो, इस तरीके का काम किया हो, तो उस वो क्राइटेरिया में तो फिट जो है लाखों लोग आ जाएंगे, क्योंकि हम भी 10 साल किए हैं काम, दूसरे लोग भी 10 साल, ऐसे तो हर तीसरा आदमी 10 साल काम किया है। लेकिन उस क्राइटेरिया के तहत आप जो है कोई बिना कोई परीक्षा नहीं कर रहे हैं, कोई ओपन पार्शियल सिस्टम नहीं है जहां से वो उनको सिलेक्शन हो रहा है, कोई एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि कितने नंबर आए, या उनका कोई क्रेडेंशियल नहीं शो कर रहे हैं कि इन्होंने इस फील्ड में जो है बहुत तमगा उठाया है या बहुत ऐसे काम कर दिए जिसपे देश को फख्र होना चाहिए, तो इनको जो है बनाया जाए जज। तो वो तो काम किया नहीं। दूसरी चीज क्या होता है कि ये जो है वकालत वाले क्या होता है कि 35 से 40 साल के बीच में सीधे हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं।
अब पीसीएस जे से क्या होता है, वो उसको सिलेक्शन में ही 30-32 साल हो जाता है, फिर उसके बाद वो मुंसिफ के पोस्ट पे बनता है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं इतना प्रमोशन, फिर ये सारी चीज़ें डीले 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 होते हुए कहीं कहीं जो है 54-55 साल की उम्र तक वो डिस्ट्रिक्ट जज बनता है, और डिस्ट्रिक्ट जज के बाद ही रिटायर हो जाता है। अगर कहीं भूले भटके अगर पहुंचा तो हाई कोर्ट से आगे जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट में तो ये 62 साल का है। और फिर इसमें दूसरे क्या है कि कुछ जजेस ये लाइजनिंग करते हैं कि क्योंकि हाई कोर्ट में जो एज है वो 62 साल है, सुप्रीम कोर्ट में कितनी है, 65 साल, तो वो जो 3 साल की नौकरी उनकी बढ़ जाती है, तो वो कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी प्रकार जो है कुछ भी करना पड़े वो जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में उनकी 65 साल हो जाती है, और जब वहां से रिटायर होते हैं तो 4 कमीशन के हेड बन जाते हैं और उनका स्कोप खुल जाता है। तो है कि ये टर्म के बारे में बता रहे हैं, लेकिन मतलब मेरा ऐसा मानना है जो चीजें जो सामने आंखों के दिखती है, तो अगर सिस्टम में कोई सबसे ज्यादा मजबूत है वो तो जजेस है, क्योंकि जो विधायिका है वो 5 साल कुछ भी कर ले, उसको 5 साल के बाद री इलेक्ट होना है। अगर वो इलेक्शन, अगर वो 5 साल में परफॉर्म नहीं करेगी तो जनता जो इस प्रकार की है, जनता के पास इतनी शक्ति है कि जब इंदिरा गांधी जैसे डिक्टेटर को हटा सकती है, जो कि उस टाइम में कितना पावरफुल थे, तो ऐसा नहीं है कि जनता के पास शक्ति की कमी है। तो जनता की इच्छा के एंटी इनकम्बेंसी में आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे अच्छे लीडर हार जाते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कहीं ना कहीं चेक रखा जाता है, तो उनको भी एक डर रहती है कि हमें अपनी ब्रीच जो है या लिमिट जो है हमें नहीं क्रॉस करनी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जवाबदेह हैं। ऐसा जुडिशरी के साथ नहीं है, ये खुद ही को जवाबदेह हैं, ये खुद ही के लिए जवाबदेह, ठीक है। तो ऐसा ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर जजेस का आप देखेंगे तो यही हाल है कि उनका अगर आप बैकग्राउंड चेक करने जाएंगे तो उनके घर में जो 2-3 जज आपको मिल जाएंगे। तो वो इसी पूरा एक चेन बना रखी है, और इसीलिए इन्होंने कोलोजियम सिस्टम बना रखा है कि दूसरे लोग का, बाहरी लोग जो है वो इसमें जो है एंट्री ही मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो अभी वो सुधार जो चल रहा है, लेकिन सुधार जो इतना स्पीड उसकी स्लो है कि उसमें अभी बहुत टाइम लगेगा इस चीज को। अब फिर अगर जब कोई मेजर सुधार होगा तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के नाम पर वो उसको नल एंड वाइट कर देंगे। अदरवाइज ये काम जो है, न्याय संसद की स्वतंत्रता है नहीं कुछ, है ना, या जो प्रशासनिक सेवा वाले उनकी कोई स्वतंत्रता है नहीं, जबकि वो तो मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी करके आप जा रहे हैं, आपका तो 6 साल की जगह 8 साल कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं है। तो एक्चुअल में जो रिस्पॉन्सिबल जो पद हैं वो कौन से हैं, और कौन से कहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत बढ़ाने की है, वो चीज आप मतलब याद समझिएगा इस चीज को, ठीक है। अब क्या होता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जैसे बताए थे इफेक्टिव मेजॉरिटी की जरूरत होती है, फिर उसके इसी प्रकार राज्यसभा के जो उपसभापति या लोकसभा के अध्यक्ष, ये लोग को जो है इफेक्टिव मेजॉरिटी की ही जरूरत होती है। ये जो न्यायालय के जजेस के बारे में है, पूर्ण और विशेष बहुमत की जरूरत होती है। इसी प्रकार जो है अन्य भी आपातकाल से संबंधित अगर उद्घोषणा है तो उसके लिए जो है विशेष बहुमत की जरूरत होती है। ये हम आपको इमरजेंसी में हमें लगता है कि उसमें इमरजेंसी के जो 50 साल, इस चीज को देख लीजिएगा क्योंकि इमरजेंसी के 50 साल पूरे हुए हैं, ठीक है। 1975 में लगाया था तो सिंपली 50 साल पूरे हो गए, तो उसमें देख लीजिएगा कि इमरजेंसी, क्योंकि पहले क्या था कि 2 महीने था उसको 1 महीने कर दिया, और फिर स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना, ये सब जो है 44वें संविधान संशोधन विधेयक के साथ ये किया गया। उसी में जो है जो आंतरिक अशांति थी उसको जो है सशस्त्र विद्रोह के साथ रिप्लेस किया, ठीक है। तो वो चीज अनुच्छेद जो 368 खुद ही जो है उसको भी विशेष बहुमत से मतलब किया जा सकता है, ठीक है। अब मूल अधिकारों में संशोधन के बारे में बात करें तो इसमें ज्यादातर जो प्रावधान है वो जो स्पेशल मेजॉरिटी है उसके तहत किया जा सकता है, ठीक है। और ये सब वही चीजें हैं जो एक एक करके बताया था कि किस प्रकार जो है शंकरी प्रसाद, और उसके बाद जो है आपका गोलकनाथ, फिर केशवानंद भारती, फिर मिनर्वा मिल्स वाद, ये सब है। इसमें जो है वामन राव केस भी है, वह वो भी 1981 के ही समय का है, तो ये भी इसी से संबंधित था, ठीक है। तो अभी क्या है कि अगर ये मूल संरचना के भी बारे में देख लेते हैं यहीं पर, कि अगर जो मूल संरचना है वो जो बताया कि केशवानंद भारतीवाद के बाद जो उन्होंने मूल संरचना की बात की कि कुछ जो है जो मूल्य हैं
उनको जो है न्यून या कम नहीं किया जा सकता। अगर उनको कम किया जा सकता है तो उनको जो है असंवैधानिक उस संशोधन को कह दिया जाएगा। तो इसमें किन किन चीज़ों को किया, तो सिंपली इन चीज़ों को बार बार आपके आएंगी और कहीं ना कहीं रिपीटेशन होगा, जैसे संविधान की सर्वोच्चता या सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर जो है भारतीय राजनीति का संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक प्रतिकृति, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष चरित्र, अभी ये भी देख लीजिएगा धर्मनिरपेक्षता से संबंधित, या आज के करंट अफेयर में भी कवर किया गया, उसमें भी देख लीजिएगा, आप देख सकते हैं उसका यूट्यूब पर जो है अपलोड किए जाते हैं डेली करंट अफेयर्स के भी लेक्चर, तो उसमें भी इन सारी चीज़ों को धर्म, क्योंकि अभी ये कई समूहों द्वारा ये मांग लगातार उठाई जा रही कि जो 42वें संविधान संशोधन के तहत जो संशोधन किए गए हैं, जिसमें जो है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष और अखंडता ये सारे जोड़े गए हैं, तो इसमें से ये डिमांड हो रही कि जो धर्म निरपेक्ष वर्ड है इसको और समाजवाद वर्ड को निकाल दिया जाए, क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि समाजवाद और धर्म निरपेक्ष से संबंधित जो है ऑलरेडी ही बहुत से प्रावधान जो है अनुच्छेदों में वैसे ही शामिल हैं, इसकी जरूरत नहीं थी। और ये कहीं ना कहीं इमरजेंसी की याद दिलाता है या आपातकालीन अव्यवस्था की याद दिलाता है, इसलिए उनको समाप्त किया जाए, इसके पीछे ये तर्क था। फिर उसके बाद विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, यानी सेपरेशन ऑफ पावर, इसी में न्यायपालिका की स्वतंत्रता या इंडिपेंडेंसी ऑफ ज्यूडिशरी ये आ जाएगी। फिर संविधान का जो संघीय चरित्र है या अपने देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, ये सारी कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट, जिसमें जो सामाजिक आर्थिक न्याय के बारे में कहा गया, तो जो सामाजिक आर्थिक न्याय है वो आपका ही नीति निर्देशक सिद्धांत है, वो कहाँ से लिया गया है 1935 में, उसके बारे में क्या था वो आप जो है देख लीजिएगा। ये चीज़ हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप रिकॉल कर सकें, ये हम वैसे एक बार बता दे रहे हैं कि इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो इंस्ट्रक्शन था उसके तहत भी लिया गया, उससे भी प्रभावित है, 1935 के एक्ट में था। फिर जो है जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है ये है। फिर मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य और संतुलन, इसके बारे में है, क्योंकि आपको इस लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो है न्यायोचित है, यानी जस्टिसिएबल है, यानी कानून की अदालत द्वारा लागू करने योग्य है, लेकिन डीपीएसपी जो है वो गैर न्यायोचित है, जैसे प्रस्तावना है, यानी उसको कानून की अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, या कानून की अदालत या न्यायालय द्वारा इसको लागू करने के आदेश नहीं जारी किए जा सकते, क्योंकि ये अपने आप में शक्तियों का स्रोत नहीं है। जैसे कि मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जो है जस्टिसिएबल है, यानी अस्पष्टता का जैसे अंत है, या समता है, या कानून के समझ समानता, या रूल ऑफ लॉ है, ये सारे जो है कहीं ना कहीं जो है जस्टिसिएबल है, और न्यायालय को भी जो है अगर इससे संबंधित विधान नहीं है तो न्यायालय उसको जो है पारित करने के लिए कह सकता है। फिर संसदीय प्रणाली, मतलब उत्तरदायित्व, शासन, पूर्ण शासन या रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गरिमा, जो कि आर्टिकल 19 में कवर किया गया, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, समत्व का सिद्धांत या समता का सिद्धांत, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्याय तक जो है प्रभावी पहुंच, तर्क संगतता, संसद की जो है सीमित जो शक्ति करता है संविधान वो, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इसके मूलभूत ढांचे का हिस्सा है। ठीक है, तो ये चीजें जो है आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि इसमें से कौन से मूलभूत ढांचे का हिस्सा नहीं, तो उसमें अगर थोड़ा सा रैशनल तरीके से सोचेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि कौन सी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसमें बहुत से ऐसा नहीं है। अब इसके अगर क्रिटिसाइज करने के लिए कभी बात करें तो क्योंकि जो है ये न्यायपालिका जो है कोई ऐसा विधायी निकाय नहीं है जिसके बारे में हम हमेशा वो क्रिटिसाइज, जिस पॉइंट पर जो न्यायपालिका को मेरा जो अपने नज़रिए से क्रिटिसाइज करने का पॉइंट होता है वो यही होता है कि आप भी तो अकाउंटेबल बनिए। तो अगर ये इसके क्रिटिसिज्म में आ जाएगा कि मूल संरचना की जो बात कर रहे, तो आप जो मूल संरचना के जो डिसाइड कर रहे हैं कि ये चीज़ मूल संरचना है या ये मूल संरचना नहीं, क्योंकि आप जो है संविधान के व्याख्याकार हैं, या आपको जो है इस चीज़ की शक्ति है कि आप संविधान की व्याख्या करते हैं। ठीक है,
लेकिन आप व्याख्या करते हैं वो उसकी शक्ति कहाँ से आपको मिल रही है, ठीक है। तो आप जिन लोगों के लिए कर रहे हैं उन लोगों के प्रति भी अकाउंटेबल होइए, ठीक है। जैसे आपको लॉ ऑफ इसेंशियलिटी या अनिवार्यता का सिद्धांत जो धर्मनिरपेक्षता से संबंधित था, उसमें भी बताया था कि किस प्रकार जो है न्यायालय ये डिसाइड कर रही कि कौन सी चीज धर्म का हिस्सा है या कौन सी चीज धर्म का हिस्सा नहीं है। तो फिर ये काम तो पंडित का है या फिर धर्म जो विशेषज्ञ है, ठीक है, या फिर कोई मौलवी का है जो अपने धर्म से संबंधित ज्ञान रखता है। ये न्यायालय में कब से जो न्यायाधीश इस काम के एक्सपर्ट हो गए। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो क्रिटिसिज्म के लिए आता है तो उसमें ये ऐड किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि कहीं ना मूलभूत ढांचे के ही मतलब लेकर, ठीक है, आप जो है ये विधायी कार्यों में दखल अंदाजी कर रहे हैं। क्योंकि विधायी कार्य का मतलब कि जिन्हें हमने चुनकर भेजा है अपने ऊपर शासन के लिए, अपने ऊपर शासन से संबंधित विधान बनाने के लिए या अपने ऊपर शासन से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिए, आप उनके काम में जो है मतलब उन रुकावट का काम कर रहे हैं, आप उनके काम में हस्तक्षेप का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो जबकि हमने आपको तो चुना नहीं है, तो आप तो अकाउंटेबल भी नहीं है। जिसको हमने चुना है वो हमारे पास फिर 5 साल बाद आएगा, ठीक है। तो आप जो कहीं ना कहीं जुडिशरी का या न्यायपालिका का जो है हस्तक्षेप के रूप में है ये, जबकि न्यायपालिका जो है एक्चुअल में इस कार्य के लिए जो ये कार्य न्यायपालिका को असाइन नहीं किया गया। तो वो जो मूल संरचना का जो इतना विस्तार पूर्वक जो वो ढांचा है उसमें इतने प्रावधान शामिल है, तो उनको लेकर जो कहीं ना कहीं अतिक्रमण है, इस तरह से विधायी कार्यों का अतिक्रमण है या विधायी कार्यों में हस्तक्षेप है, ठीक है। और फिर कहीं ना कहीं ये जो है आगे संसद की जो शक्तियों को सीमित कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो है इसके आ सकते हैं, इसके मतलब क्रिटिसिज्म में, ठीक है। फिर उसमें जो है राज्य विधानमंडल का तो इसमें छोड़ ही दीजिए कि उससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और फिर अगर इससे संबंधित और प्रावधानों की बात करें संशोधन से, तो मतलब कोई ऐसे नहीं है कि अलग है। बाकी हम जो अगर कोई आएगा सेकेंड मॉड्यूल में आपके, तो हम सेकेंड मॉड्यूल में उनको ऐड ऑन कर देंगे अगर हमें कोई लगेगा कि इस तरीके के प्रावधान आपको यहाँ पर मिस हो गए या आपको जानने की ज़रूरत है या आवश्यकता है, ठीक है। तो उन्हें जो है हम ज़रूर कवर कर लेंगे। फिर बाकी इन केस को याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा भी है बाद में कि शंकरी प्रसाद का 51, इसकी कहानी हमने बताई दी है। मौलिक गोलकनाथ केस जो है 67 में, फिर उसके बाद जैसे केशवानंद भारती 73 का केस है, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ देता है, वैसे चांसेस कम रहते हैं। और दूसरी चीज़ क्या, अगर पूछता भी है तो आपके लिए ये बहुत टफ नहीं होता, क्योंकि आप इतनी बार इन चीज़ों को देख चुके होते हैं कि आपको इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो इतना ये हमारा रहा कि मूल ढांचा क्या है, मूल ढांचे को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा डेवलप किया गया, किस तरह केस बाय केस 1951 से लेकर अभी तक, ठीक है, इम्पोर्टेंट जजमेंट कौन कौन से रहे, और फिर आगे जो है इससे किस प्रकार की आलोचना किन तर्कों के आधार पर की जा सकती है, संशोधन के प्रावधान क्या है, संशोधन में जो विशेष बहुमत या प्रभावी बहुमत या इफेक्टिव मेजॉरिटी, और फिर राज्यों के अनुसमर्थन के साथ जो विशेष बहुमत है, ये सब क्या है, इनके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद का जो है संशोधन किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो है आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। वैसे जितना हमने बताया है अगर आप समझ गए हैं तो उससे आगे का जो है इससे क्वेश्चन नहीं आता। बस आपको बस थोड़ा अपडेट रहना रहता है कि जैसे कोई न्यूज़ में कोई चीज़ चल रही तो उसको भी इन चीज़ों में ऐड ऑन कर लीजिएगा। बाकी अभी ये हमारा लास्ट लेक्चर है, ये जो है अब हमारा ये मॉड्यूल एंड हो गया जिसमें हमने पूरा कर लिया है कवर। अब आप ये पेपर लगाइएगा जो 100 क्वेश्चन का आएगा। उसके बाद आप बहुत मतलब अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो हताश मत होइएगा, अगर आपके नंबर बहुत ज़्यादा आ जाएं तो ओवर एक्साइटेड मत होइएगा, क्योंकि अभी ये जो है हमारी कहीं ना कहीं यात्रा की शुरुआत है। और इसमें क्या होता है कि अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि ये पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है
कि सबको मिसलीड कर देता है कि पॉलिटी में अच्छे नंबर आ जाते हैं तो लोगों को लगता है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी जा रही है। तो ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ आपको ये हम हताश होने के लिए नहीं कर रहे हैं, आपको हम एक्चुअल पिक्चर दिखा रहे हैं। तो आप एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट को समान रूप से ध्यान देना रहता है। इसके बाद आपका जो है ज्योग्राफी का मॉड्यूल स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर से सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट होगा पॉलिटी का, ठीक है। उसके बाद हम धीरे धीरे जो है पॉलिटी के बाद हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये सारे कवर करेंगे। इकोनॉमी के ज़्यादातर कॉन्सेप्ट जो है, जो फैक्चुअल कॉन्सेप्ट आएंगे, क्योंकि अपडेशन उसमें होता रहता है, तो उनको जो है कहीं ना कहीं लास्ट में देखेंगे। लेकिन इस बीच में आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आए तो आप लोगों के पास मेरा जो कांटेक्ट नंबर भी है, आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे कोई भी इशू आए तो आप जो है मेल भी कर सकते हैं, जो support@IAS बाबा पे या मेरे नंबर पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग जो है अपने, सबसे बड़ी चीज़ है आपकी तैयारी में कंसिस्टेंसी, यानी लगातार आप चलते रहिए। आप ये मत मतलब उलझनों में फंसिए कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपकी कैसी तैयारी जा रही। अभी आप क्योंकि अभी स्टार्ट किए जर्नी जो पहले से कर रहे हैं, चाहे 4 साल से कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं रिफ्रेश होके अपना स्टार्ट करें, क्योंकि कहीं कुछ तो कमी होगी तभी आप अभी भी तैयारी कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को दूर करिएगा, क्योंकि इस ट्रैप में हम भी कहीं ना कहीं फंसे हैं कि हर साल जो है प्रीलिम्स दे रहे हैं, फिर मेंस दे रहे हैं, फिर इंटरव्यू दे रहे हैं, फिर घूम के फिर वही 14 दिन 20 दिन के बाद फिर प्री दे रहे हैं, फिर मेंस दे रहे हैं, फिर इंटरव्यू दे रहे हैं। और लग रहा है कि अरे हो जा रहा है तो एक बार ना निकल ही जाएगा। तो वो क्या होता है कि आप हर बार बॉर्डर पे ही रहते हैं, लेकिन वो एक साइकिल बन जाती है, ट्रैप। उसमें क्या है, आप लीनियंट हो जाते हैं, आपको वो अप्रोच आपकी डेवलप हो जाती है कि चलो हो जाएगा, पर उसमें कभी कभी जो है बहुत लंबा खेल हो जाता है। तो मतलब इस खेल से आप बचने के लिए हम बता रहे हैं कि आप तैयारी में आपने तारतम्यता और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, और आपका ये मकसद यही होना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी सिलेक्शन ले, ठीक है। क्योंकि आपको मोटिवेशन के लिए लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो 1 साल बर्बाद हो रहा है, जो आप डेली दे रहे हैं पैसा, जो किराया दे रहे हैं, वही आपका मोटिवेशन है। आप यूट्यूब पर मोटिवेशन मत खोजिए। अगर आप 1 साल आपका डिले हो जा रहा है तो सोचिए कि आप 1 साल में कितना आपका मॉनेटरी अगर देखें, मौद्रिक रूप से, तो आप 1 साल की सैलरी, अगर आप साइकोलॉजिकल देखें तो 1 साल की आप टेंशन खो रहे हैं। अगर आप पैसे को देखें, घर वालों, तो घर वालों से एक समाज का एक परेशानी। तो ये सारी चीज़ें आप अगर और लार्जर में देखें तो जो आपके पहले सेलेक्ट होगा तो वो कहीं ना कहीं आपका सीनियर होगा, प्रमोशन में आपके डिले होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे जैसे बढ़ता जाएगा टाइम, वैसे वैसे और प्रेशर आता जाएगा और आप इनकैपेबल होते जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर समाज का और जोर होगा। तो वैसे में परफॉर्म करने का एक जो प्रेशर होता है वो भी नकारात्मक जो है अप्रोच का काम करता है। तो मोटिवेशन भी आप इधर उधर से मत ढूंढिए, अपने आप में ही तलाशिए। क्योंकि आपको जो घर वाले इतना पैसा दे रहे हैं या कोर्सेज आपको ज्वाइन करने के लिए परमिशन दे रहे हैं, तो वो भी आपको मोटिवेट करना, वो उससे आप मोटिवेशन असली लीजिए, ना कि यूट्यूब के, वो उनको खुद नहीं पता होता, वो खुद 2-4 वीडियो देख के कहानी बना देते हैं अपनी इस तरह से। वो क्या प्रेजेंटेशन का काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है आपका टाइम बहुत चला जाता है। तो उससे बचिए और उम्मीद करिए कि आप जो पॉलिटी का पूरा रिवाइज करके फिर आप नेक्स्ट मॉड्यूल पर आइएगा।